Hello friends, today we are going to study about the chapter number 5 of your NCERT class 9th NCERT में से चैप्टर 5 आज हम करेंगे और हम NCERT की एक एक लाइन बहुत ही थॉरोली स्टडी करेंगे जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना रहे। ऐसे कि आपको पता है कि हमारे जो एग्ज़ाम है DSSB TGT साइंस का, उसमें NCERT हमारी बेसिक बुक कोर बुक मानी गई है। सबसे पहले हम लोग NCERT कवर करेंगे, फिर आगे देखते हैं। ओके, सो चैप्टर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज नोन एज, क्या है हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारे लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर है, मीन्स जो लाइफ हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारी लाइफ पूरी लिविंग ऑर्गेनिज बना हुआ है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज फंक्शन किससे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट, हमारे क्या हो रहा है, ब्लड पंप हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक फंक्शन है, सबसे छोटी यूनिट क्या है जो फंक्शन कर रही है, दैट इज सेल। क्लियर है? सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले वी विल सी दैट डिस्कवरी ऑफ सेल। सो डिस्कवरी सेल की किसने की है? देयर इज अ साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट हुक। कौन है साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। क्लियर है? मैं अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर रही हूँ, आप लोग भी अपने साथ मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी मार्क करते चलिए, सो दैट हमारे पास सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स बाद में एक साथ आ जाए। रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने एक सबसे पहले कॉक देखा जो इस हनी कॉम की तरह दिखता था। जैसे हनी कॉम दिखता है वैसे ही कॉक दिखता था, एंड उसमें क्या था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, इसीलिए हमने सेल वर्ड जो रखा है, सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, क्योंकि वो कॉक जो था छोटे छोटे रूम्स का बना हुआ है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का, कंपार्टमेंट का, इसीलिए हमने उसके स्ट्रक्चर को रिजेम्बलेंस करते हुए हमने क्या नेम दिया? सेल। और सेल का क्या मीनिंग है? सेल का मीनिंग है, लैटिन वर्ड में सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अ लिटिल रूम। ओके, so if the question will come in your paper that name the scientist who discovered cell, your answer will be रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। क्लियर है? उसके बाद वी विल सी now come to this box, come to this yellow box everyone. Now we will see cell were first discovered by Robert Hooke in 1665। सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कौन से ईयर में डिस्कवर किया है? 1665 में। मार्क कर लो इसको। और उसके बाद ल्यूविन हॉक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किए हैं। सेल तो किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन लिविंग सेल्स की सेल लिविंग भी है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ल्यूविन हॉक ने। क्या साइंटिस्ट का नेम है? ल्यूविन हॉक। ल्यूविन हॉक विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स। और कहाँ पर डिस्कवर किया था इन्होंने? पॉन्ड वाटर में। क्लियर है? अंडरलाइन दिस। आफ्टर दैट देयर इज़ अनदर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा न्यूक्लियस, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसकी डिस्कवरी किसने की है? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म होता है। मैं आपको सेल का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी। सेल में क्या है? सेल है सबसे पहले। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। हम सेल का एक एक डिफाइन, एक एक स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्मिक टर्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का, लिविंग कंटेंट है सेल का। पुरकिंजे ने डिस्कवर किया है प्रोटोप्लाज्म को इन 1839। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टू साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं स्क्लेडन एंड श्वान। स्क्लेडन एंड श्वान गेव द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी है? हमारी स्क्लेडन एंड श्वान। ये स्क्लेडन एंड श्वान कौन थे? देयर वर जर्मन बॉटनिस्ट एंड
जूलॉजिस्ट, ये एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। तो एक ने बॉटनी में स्टडी की, मींस प्लांट्स में स्टडी की, श्वान ने जूलॉजी में एनिमल्स में स्टडी की, और दोनों ने ही अपनी सेल थ्योरी दी। और उस सेल थ्योरी में क्या बताया, दैट जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के, और जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। क्लियर है। उसके बाद सेल थ्योरी को उसके आगे डिस्कवर किया वर्चो ने। वर्चो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया दैट कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इस टर्म को हम बोलते हैं सेलुला ओमनिस ई सेलुला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्चो एक साइंटिस्ट थे। वर्चो ने बताया जो सारे के सारे सेल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, जो पहले कभी एक सेल रहा होगा उससे ही दूसरा सेल बन रहा है। क्लियर है। ये मैं आपको पहले ये पहले हम लोग वन वर्ड मार्क कर रहे हैं, वन लाइनर्स, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्लियर है, समझ आया। उसके बाद आगे चलते हैं। नाउ जो ये सेल है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, ये बात हमें समझ आ गई। अब ये जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पूरे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में, पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन्हें हमने कैटेगराइज कर दिया है 2 कैटेगरीज में, या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट यूनी। यूनी मीन्स क्या होगा, सिंगल, यूनी। ठीक है, इस यूनी का मतलब क्या हो गया, सिंगल। मतलब यूनिसेलुलर, सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल योर अमीबा, अमीबा इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देन क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, दीज ऑल आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, मीन्स दे ऑल आर मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल। तो इनका जो भी बॉडीली फंक्शंस होते हैं, सारे बॉडी फंक्शंस, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है, सारा सब कुछ एक ही सेल परफॉर्म करता है, राइट। एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म है, द ऑर्गेनिज्म विच आर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, मल्टीपल सेल। जैसे कि मल्टीपल सेल्स किस में हो गए, एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में। क्लियर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म है, मल्टी मीन्स क्या होता है, मैनी, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं और सारे सेल्स डिफ्रेंशिएटेड हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स की बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, राइट। सो दीज आर द सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी गिवन इन योर एनसीईआरटी। लुक एट दिस। फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल सेल। ये कौन सा सेल है, स्मूथ मसल सेल। नेक्स्ट स्मूथ मसल सेल, ये वाली क्या है, हमारे ब्लड सेल्स, राइट। दिस वन इज नर्व सेल एंड दिस नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कल हमने क्वेश्चन भी करा था इसी से रिलेटेड कि कौन सा लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का, दिस इज नर्व सेल, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज ओवम। ओवम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। दिस इज बोन सेल, दिस इज स्पर्म एंड दिस इज फैट सेल। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इसी के साथ। तो इन सारे सेल्स का एज यू हैव सीन, अभी अभी तुम लोगों ने देखा सेल्स, तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे सेल्स का सिमिलर साइज है, नो। सिमिलर शेप है, नो। इट मीन्स दैट द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर डिफ़र। जो शेप है और साइज़ है सेल की वो डिफ़र करती है एक दूसरे से, एंड दे ऑल आर स्पेसिफिक टू द फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग। और ये अपने फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल है, नर्व सेल का क्या काम है, इज़ ट्रांसफरिंग न्यूरॉन्स और द नर्वस सिस्टम और सिग्नल्स टू वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, राइट। नर्व सेल का क्या काम है, हमारे सिग्नल्स ट्रांसमिट करना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे। ऐसे ही ब्लड सेल का क्या काम है, हमारा ब्लड की ऑक्सीजन को बाइंड करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एफिनिटी करना, इस तरीके से। समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ तक समझ आया। अब उसके बाद हम देखते हैं, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किसका बना है और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल की। अभी तक हम इतनी देर से बात कर रहे हैं सेल सेल सेल, अब हमें सेल समझ आ गया, लेकिन अब हम देखेंगे कि सेल में ऐसा क्या है। सो
In each and every cell there are 3 features present. 3 features कौन से? वो important features हैं जो present है हमारे हर किसी cell में. That is plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These all are the 3 structures. ये 3 structure हैं जो हर किसी cell में present ही present होंगे. अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा then cell will not survive, right? So हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ. पहले छोटा सा एक सेल, ये हमारा सेल है, ठीक है. ये सेल का दिस इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मैं पीएम से इसको लिख रही हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके अंदर क्या होता है? हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ अ सेल. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है जो कंट्रोल कर रहे हैं सारे बॉडी फंक्शंस, ऐसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है सारे सेल के सेल्यूलर फंक्शंस, राइट. और यहाँ पे एक जेली लाइक सब्सटेंस होगा, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, दैट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म. तो ये 3 हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स है. वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर वन इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म. अब हम इसमें एक एक डिटेल में पढ़ेंगे. So first of all we are going to study about the plasma membrane और cell membrane. दूसरा नाम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन. अभी जैसे मैंने आपको दिखाया सेल के अंदर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है. दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग, सबसे बाहर वाली कवरिंग है ये सेल की, जो क्या करती है? ये अलाउ करेगी जब सबसे बाहर वाली कवरिंग है सेल की. फॉर एग्जाम्पल अगर जिस रूम में हम बैठे हैं ये रूम हमारा एक सेल है, राइट. और इसमें जो डोर लगा हुआ है, ये डोर क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो डोर का क्या काम है? डोर अलाउ करेगी एंट्री या एग्जिट किसी की. फॉर एग्जांपल अगर किसी को अंदर आना है तो वो डोर से ही अंदर आएगा, किसी को बाहर जाना है तो दरवाजे से ही बाहर जाएगा. ऐसे ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ It allows or permit the entry or exit of some materials in and out of the cell. ये allow करेगी, permit करेगी कुछ materials की जो अंदर आ सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं. क्लियर? अंडरलाइन कर लो इसको. परमिट्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. क्लियर है? इसीलिए क्योंकि यही अलाउ करेगी कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अब 3 नाम हो गए. एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन है, और तीसरा वो क्या काम कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा है कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा. इसीलिए थर्ड नेम इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल नाउ अब कौन आएगा? वहाँ पे कोई इंसान तो आएगा नहीं. सो कौन आएगा? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वॉन्ट्स टू मूव अराउंड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. अब जो साइटोप्लाज्म कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जा सकते हैं. और किस प्रोसेस से जाएंगे? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न. क्या प्रोसेस है ये? डिफ्यूज़न, राइट. डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न एक प्रोसेस व्हेन देयर इज़ अ डिफ्यूज़न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ पे एक सेल है, ठीक है. सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होगी. जब बाहर ज़्यादा है तो क्या होगा? व्हेन देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. जब किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन जहाँ पे वो ज़्यादा है उससे, टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पे वो कम प्रेजेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? This movement is known as diffusion. Underline this line in your NCERT everyone. This is the definition of diffusion. The movement of substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration is known as diffusion. और जब यही मूवमेंट वाटर में हो रही है, अगर गैशियस फॉर्म में हो रही है तो दैन वी विल कॉल इट एज डिफ्यूज़न. लेकिन अगर यही मूवमेंट हमारी वाटर में हो रही है तब हम इसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस. लुक एट दिस लाइन. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जो मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स योर सेल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस. क्लियर है? Now the movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in it.
फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, हम समझ गए कि हमारे पास एक सेल है, सेल के बाहर वाटर है और उस वाटर का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, राइट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज़न, हमें ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशंस हो सकती है, क्या होंगी वो 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, लुक एट दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ऐसा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यहाँ पे सेल, ठीक है। अब क्या होगा फर्स्ट कंडीशन में कि सेल के बाहर बहुत ज़्यादा वाटर है, वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है, ठीक है। और सेल के अगर सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर फिर क्या होगी, कम होगी, क्लियर है। जब बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर कहाँ मूव करेगा, सेल के अंदर, इनसाइड ऑफ द सेल। ऐसे सॉल्यूशन को, जब बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल टू इट, हाइपोटोनिक solution. Hypotonic solution क्या है, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, it means अगर बाहर वाले सॉल्यूशन में ज़्यादा है पानी और अंदर वाले सॉल्यूशन में कम है, तो अगर बाहर ज़्यादा है तो पानी कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा। और जब पानी अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर पानी आ गया तो सेल क्या कर जाएगा, नाउ द सेल विल स्वेल अप, सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, समझ आया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस है कि अगर बाहर पानी ज़्यादा है, सेकंड केस में क्या है, अगर बाहर भी जितना वाटर है इतना ही वाटर अंदर है, जितना पानी बाहर है उतना ही पानी बाहर है। तो अब क्या होगा, ना तो इधर से इधर पानी जाएगा, ना इधर से इधर पानी जाएगा, दोनों का मूवमेंट क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का मूवमेंट क्या रहेगा, विल रिमेन सेम। सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, सेल है हमारे, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन इज़ हाई और जो बाहर है वो वाटर कंसंट्रेशन इज़ लेस। जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा है और बाहर कम है तो क्या होगा, जो सेल विल लूज़ इट्स वाटर, सेल अपना पानी लूज़ कर देगा। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में पानी जब बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है तो सेल क्या करेगा, सेल विल लूज इट्स वाटर एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ आ गया तीनों केसेस। फर्स्ट वाले में जब बाहर पानी ज़्यादा है अंदर पानी कम है, दैट इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल विल लाइकली टू स्वेल अप, hypotonic solution, cell will likely to swell up, right? Now the second case is, if the water concentration is same inside and outside of the cell, that type of solution is known as isotonic solution. जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल साइज रिमेन सेम। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि अगर सेल, if the solution is isotonic, then what will be the cell size, it will swell up, it will shrink, or it will remain same. So we know that in case of isotonic solution cell size will remain same, and in the case of hypertonic solution cell will shrink. hypertonic solution में क्या होगा, cell shrink करेगा। क्लियर है, समझ आया। इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग, अगर सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, दैन यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अमेजिंग वीडियोज़। क्लियर। अब इसके फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, रेजन्स के एग्जांपल से हम देखते हैं। यहाँ पे रेजन्स का एग्जांपल गिवन है, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगर हमने रेजन्स या एप्रिकॉट्स या फिर हमने किशमिश ले ली और उसको पानी में छोड़ दिया, ठीक है, अगर हम किशमिश को पानी में डाल देंगे कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे, दैट इट विल गेन वाटर एंड इट विल स्वेल अप, राइट। तो कौन सा सॉल्यूशन हुआ, अब बताओ, क्वेश्चन आंसर बोलो मुझे, आंसर इन योर कमेंट बॉक्स। कौन सा सॉल्यूशन हुआ, it will be hypertonic, hypotonic और isotonic. Answer it in comment box. Now the next case is, अगर मैंने सेम किशमिश को किसमें किया, if I kept that raisins into the sugar और salt solution. First case था मैंने पानी में रखा, what it will swell up, what is the name of the solution, you have to write it in comment box, right?
Now the second question is, if I am placing it in a concentrated solution of sugar or salt, मैं अगर मैं रख रही हूँ तो क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में. अब क्या होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में पानी कम होगा, शुगर सॉल्यूशन में पानी कम होगा, अंदर सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा, तो सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक करेगा. सो नाउ व्हाट इज़ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज़ दिस केस, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. नाउ क्लियर, वी विल study about some of the importance and some of the functions of the plasma membrane also. Plasma membrane is flexible. Plasma membrane क्या है, flexible है, ठीक है. And it is also selectively permeable membrane, second function. Third is it is made up of organic molecules. Plasma membrane किसकी बनी हुई है, organic molecules. Organic molecules like lipids and proteins की बनी हुई है. और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, इट अनेबल्स द सेल टू इंगल्फ इन फूड. इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल जो है अपना खाना अपने आप से खा सकता है और अदर मटेरियल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के थ्रू, जैसे कि अमीबा करता है. अमीबा क्या करता है, अमीबा के अगर बाहर फूड है सो इट विल एक्वायर इट फूड. सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस. क्लियर है. अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे वीडियोस के लिए ट्यून विद मी. बाय बाय.